दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं मेरठ के पूर्व सांसद चौधरी महाराज सिंह भारती के पौत्र और युवा किसान नेता मनीष भारती जी। मनीष भारती अर्जक संघ के युवा मानववादी सभा के राष्ट्रीय संयोजक हैं और खुद खेती करते हैं। कुछ समय तक उन्होंने फूलों की खेती की, अब लंबे समय से वो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, डेयरी चलाते हैं और खुद किसान होने के नाते वो गांव से लेकर दिल्ली की गद्दी तक किसान के मुद्दों पर निगाह बनाए रखते हैं। लगातार उन पर जमीन पर काम करते रहते हैं, किसानों के बीच काम करते रहते हैं। मनीष भारती जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से जय अर्जक और नमस्कार जी। मनीष जी, हमने देखा कि हाल में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं जिनको इस तरह से बताया जा रहा है कि वो किसानों की जिंदगी बदलने वाले फैसले हैं। कहा जा रहा है कि अब किसान पूरे देश में कहीं भी जाकर के अपना उत्पाद बेच सकता है और दावा ये भी किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि 60-65 साल पुराने वो कानून खत्म कर दिए हैं जो किसानों की तरक्की में बाधा थे। हम जानना चाहते हैं कि असलियत क्या है, सरकार क्या कहती है और आप क्या कहते हैं, और किसान पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। क्या वाकई में किसान की जिंदगी बदलने जा रही है? देखिए डॉक्टर साहब, सरकारें चाहे वो किसी भी पार्टी की रही हो, जो भी व्यवस्था होती है उस व्यवस्था में किसी एक वर्ग के साथ और किसी एक वर्ग के साथ नाइंसाफी होती है और एक वर्ग के साथ जरूरत से ज्यादा नरमी बरती जाती है। ये सभी सरकारों का चरित्र रहा है, इसमें कोई भी सरकार अछूती नहीं। जहां तक सवाल इस बात का है कि मौजूदा सरकार जो बातें कह रही है कि सरकार किसानों के हित में कुछ कार्य कर रही है, मैं अपनी बात रखने से पहले कुछ बुनियादी बातों की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। जी। हमें यह समझना पड़ेगा कि जब हम किसानों की बात करते हैं तो असल में भारत का किसान दुनिया के किसानों से कैसे अलग है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप वैश्विक राजनीति जो है, जो पूरी दुनिया की राजनीति है, और उस पूरी दुनिया की राजनीति और उसके अर्थशास्त्र पे आधारित जो मौजूदा सरकार की नीति है, उसका भेद नहीं कर पाएंगे। तो भेद करने के लिए बुनियादी बात जाननी बहुत जरूरी है। देखिए, भारत का जो किसान है वो आदिकाल से बिचौलिए पर पूरी तरह से निर्धारित रहा है। वो कभी भी व्यापारी के तौर पर उसका आचरण नहीं हुआ, ना ही उसकी शिक्षा दीक्षा हुई, ना ही उसे सिखाया गया। मुझे गर्व होता है जब मैं किसानों के बीच में बैठ के ये कहता हूं कि मैं किसान का बेटा हूं और उस किसान का बेटा हूं, उस भारत का किसान हूं जो अपनी हथेली पे सरसों जमा लेता है। ये काबिलियत है हमें। आप हमसे, भारत के किसान से कहिए कि आपको ये असंभव नामुमकिन काम करना है, तो भारत का किसान उस नामुमकिन काम को करके आपको दिखा देगा और बता देगा कि ऐसे करा भाई साहब हमने। लेकिन अगर आप उससे ये कहो कि ये जो सरसों तूने अपनी हथेली पे उगाई है, इसे तू बेचेगा कैसे, तो 90 नहीं, 98% किसान ये नहीं बता पाएगा कि वो अपनी उस मेहनत की उपज को बेचेगा कैसे। यानी कि हमेशा से जो भारत का किसान है वो उत्पादक तो है, वो चीजों को पैदा करनी तो जानता है, वो फसल को उगाना तो जानता है, लेकिन उसे बेचना नहीं जानता। जब चाहे वो मुगल काल है या उससे पहला काल है, जब व्यवस्थाएं अलग किस्म की होती थी, कहीं बार्टर सिस्टम होता था तो कहीं पे फिर लगान आ गया, उसके बाद अंग्रेज आ गए, और उसके बाद मौजूदा जो आधुनिक भारत हम देखते हैं आजादी के बाद का, इसमें अलग अलग सरकारों की नीतियां हम किसानों पे सो कॉल्ड आधारित बनती रही। मौजूदा सरकार की जो नीति है वो ये कह रहे हैं कि जो 70 साल से कानून थे देश में, जो मंडी का कानून था, हम इसको खत्म कर देंगे, और जो इससे पहले की ओपन बाजार व्यवस्था थी जो कि अंग्रेजों के टाइम पे हुआ करती थी, हम उसे लागू कर देंगे और किसान बढ़िया हो जाएगा। देखिए कितना कमाल का काम किया है। हमें यह समझना पड़ेगा डॉक्टर साहब कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका का किसान है, जापान का किसान है,
कोरिया का किसान है, वो कहीं का भी किसान है, वो बगैर सरकारी संरक्षण के नहीं चल सकता। उसकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो सरकार को पूरी करनी पड़ती है। अब वो चाहे अमेरिका का किसान हो या भारत का किसान हो। और भारत के किसान की तो स्थिति बड़ी खराब है। हमें तो बुनियादी ढांचा नहीं दिया गया, हमें शिक्षा नहीं दी गई, हमारे को जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, जो ग्राम पंचायत के स्तर पे जो सुविधा दी जानी चाहिए थी, वो नहीं दी गई। अब सरकार कह तो जरूर रही है, मैं सरकार की मंशा पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन मैं सरकार की बुद्धिमत्ता पे सवाल खड़ा कर रहा हूं। क्योंकि सरकार या तो किसानों को मूर्ख मानती है इस देश के कि वो कुछ भी कह देगी और किसान मान लेगा, या फिर सरकार के पास खुद ही अपनी जो नीति है उसमें दिशाहीनता है। आपको खूब अच्छी तरह याद होगा डॉक्टर साहब कि पिछली जो सरकार मोदी जी की थी, जो 2014 में आई, उस समय पर इन्होंने 2022 में किसान की जो आय है उसको दुगना करने का लक्ष्य रखा गया 2022 तक का। और डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा हम लोगों के सामने आया, और इन्होंने एक व्यवस्था दी जिसे हमने कहा ई नाम के नाम से इन्होंने मंडी खोली, पोर्टल खोले। डॉक्टर साहब, मेरा एक बुनियादी सवाल है सरकार के सभी समर्थकों से, और सरकार के जो समर्थन में जो बातें मीडिया में भी जो कुछ पत्रकार बंधु करते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग करता है, कि सरकार ने जो ई मंडी की व्यवस्था की थी, जो कि कई साल पुरानी अब हो चुकी है, मुझे एक आंकड़ा दीजिए कि कितना टर्नओवर उस ई मंडी में आज की तारीख में भारतवर्ष में हो रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है डॉक्टर साहब, अगर मैं मेरठ शहर की जो मंडी है, अगर उसके आंकड़े को भी मैं नापूं, तो शायद भारतवर्ष में जो ई नाम पे जो काम हो रहा है उससे ज्यादा तो मेरठ की अकेली मंडी में टर्नओवर हो रहा है। हम कहाँ हैं? हम बुनियादी बात नहीं कर रहे, जमीन की बात नहीं कर रहे, हवा की बात कर रहे हैं। मनीष जी, हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने वो प्रावधान क्या किए हैं जिनको कहा जा रहा है कि उनसे किसान की जिंदगी बदलेगी। देखिए, सरकार ने ये जी। ने ये कहा कि हम किसानों को ये आजादी दे रहे हैं कि किसान अपना माल कहीं पे भी दे सकते। जी। और इसमें भी मैं कल बड़ा अचंभित हुआ जब मैंने सरकार का ऑर्डिनेंस देखा, जो अध्यादेश जारी किया सरकार ने। सरकार ने एपीएमसी एक्ट के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। ये बुनियादी बात है, हमें समझनी पड़ेगी। सरकार ने एपीएमसी एक्ट के बारे में नहीं कहा है। सरकार ने सिर्फ एक अध्यादेश जारी करके कहा है कि किसान अपना माल कहीं पे भी दे सकेगा। यानी कि एपीएमसी जो एक्ट है, जो मंडी व्यवस्था को चलाने वाला जो एक्ट है, वो आज भी लागू है, वो खत्म नहीं करा गया है, नंबर 1। जी। नंबर 2, इन्होंने कहा कि जो किसान है उससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी, जिससे किसान की जिंदगी बदल जाएगी। अब ये दोनों ही जो व्यवस्था है डॉक्टर साहब, इसको अगर आप धरातल पे देखेंगे तो उसमें आप ये पाएंगे कि ये व्यवस्थाएं ऑलरेडी चल रही है। बिहार हमारे पास एक ऐसा राज्य है जहां मंडी व्यवस्था नहीं चलती। क्या बिहार का किसान वाकई में देश के बाकी किसानों से अच्छी परिस्थिति में है? ये हम सब लोग जानते हैं कि वहां की क्या परिस्थितियां चल रही है। मंडी का जो कानून है, जो एपीएमसी एक्ट है, या जो मंडियां जो समितियां बनाई गई हैं, चौधरी चरण सिंह ने बड़ी मेहनत करी थी उस टाइम पे सारे कामों में। सवाल ये है डॉक्टर साहब कि वो एक मैकेनिज्म है जो भारत के किसान को एमएसपी दिलाने का काम करता है। मिसाल के तौर पर जहां जहां पे ये मंडी समितियों की स्थिति नहीं है, जब अगर मैं बिहार को ही दोबारा से उदाहरण की तरह कोट करूं, तो बिहार से अनाज खरीदा जा रहा है, गेहूं खरीदा जा रहा है, और व्यापारी, किसान नहीं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जो व्यापारी है बिहार का, वो बिहार से माल खरीदता है और ट्रक के ट्रक माल एमएसपी पे आके हरियाणा और दिल्ली की मंडियों में लाके बेच देता है। तो जो व्यवस्था हो रही है वो किसान के नाम पे व्यापारियों को सहायता देने की व्यवस्था हो रही है। हमें इस व्यवस्था से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार ईमानदारी से ये कहे कि मैं किसान हित की बात नहीं कर रही, मैं व्यापारी हित की बात कर रही हूं, तो हमें कोई ऐतराज नहीं। पर्चा हमारे नाम पे फाड़ा जा रहा है, ढोल डंका किसान के नाम पे बजाया जा रहा है, लेकिन जो व्यवस्था बनाई जा रही है वो व्यापारियों के हित की व्यवस्था बनाई जा रही है। आज की तारीख में भी हम किसान अपने गांव में अपना सामान बेचते हैं, चाहे वो गेहूं है, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, हम लोकल व्यवस्था में बेच लेते हैं। मेरठ के आसपास के जो किसान हैं, अगर उन्हें अपना गेहूं बेचना होता है तो मंडी तो शायद 2% किसान भी नहीं जाता, वो शहर में आएगा, किसी लाला जी की चक्की पे जाएगा और वो अपने रेट पे जो बाजार का भाव है उसके ऊपर अपना माल बेच लेगा।
मैं कानूनी या गैर कानूनी बात पे नहीं आ रहा हूँ, ये तो सरकार का काम है कि वो उस व्यवस्था को लागू करे जो नियम कायदे कानून उन्हें बनाए। मैं एक व्यवहारिक किसान के तौर पे बात कर रहा हूँ कि हम लोग ये काम आज भी लोकल बाजार में करते हैं। कल को अगर हमें सरकार ये कहना चाहती है कि अब मैंने आपको सुविधा दे दी है, आप चेन्नई में जाके माल बेच लीजिए, मैं पूछना चाहता हूं डॉक्टर साहब, जहां जिस देश का 85% किसान, बहुत बढ़िया आंकड़ा अभी सरदार वीएम सिंह जी ने अपनी एक चर्चा में कहा था कि 85% जो किसान है वो छोटा किसान है, छोटी जोत का किसान है, 2 एकड़ से कम का किसान। तो ऐसे में उसके पास कहां इतना उत्पादन है कि वो पूरे देश में उस माल को बेच सके। कुल मिला के जो व्यवस्था सरकार बना रही है वो अपने उद्योगपति मित्रों के लिए बना रही है, क्योंकि भारत का जो कुल मिला के जो खुदरा बाजार है, जो ये ग्रोसरी मार्केट है, ये शायद 800 अरब के आसपास का इसका आंकड़ा कहीं आया था अभी, जो मैंने पढ़ा था। तो 800 अरब की जो ये पूरा का पूरा बाजार की व्यवस्था है, इस बाजार की व्यवस्था को कॉरपोरेट के लोगों को, उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों के हाथ में कैसे दी जाए, इसके बारे में सरकार ये योजना लेके आई है। उसके लिए सरकार जो है ये सुविधाएं दे रही है। इस पूरी की पूरी बातों का जो सरकार कह रही है, किसान से कोई लेना देना नहीं। को इससे क्या नुकसान होने वाला है? देखिए, हमें सीधे तौर पे 2 नुकसान इसमें होने वाले हैं। सबसे पहला नुकसान हमें ये होने वाला है कि क्योंकि हमारे पास बुनियादी समझ नहीं है, 90% जो किसान है वो, जैसे मैंने शुरू में कहा अपनी बातों में, कि उत्पादक है, वो उत्पादन करना जानता है, बढ़िया से बढ़िया पैदावार लेना जानता है, लेकिन वो माल को बेचना नहीं जानता, व्यापारी की तरह तोल बट्टा करना नहीं जानता। आज की तारीख में हम सब जानते हैं कि भारत का बहुसंख्यक किसान जो है वो आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूटा हुआ है। तो जैसे पहले एक व्यवस्था होती थी कि जैसे अगर आपको याद हो, एक पुराने जमाने की पिक्चर है मदर इंडिया, तो उसमें जैसे एक सुखी लाला होता था और एक गरीब किसान था, वो व्यवस्था आप वापस लेके आना चाहते हैं। हम फिर किसी सुखी लाला, बस उसके कपड़े बदल जाएंगे, उसका बात करने का तरीका बदल जाएगा, उसके हाथ में एक मोबाइल फोन होगा, वो बात चेक में और डिजिटल पेमेंट की भाषा में करेगा, लेकिन वो जो सुखी लाला की जो व्यवस्था है उसको सरकार वापस लेके आ रही है, क्योंकि जो गरीब किसान है वो चाह रहा है कि किसी भी तरह से वो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके। उसको अपने भाव के बारे में नहीं चिंता करनी है, उसे मालूम ही नहीं है। उसका जो संघर्ष है जीवन का, वो रोजमर्रा के जीवन को चलाने का संघर्ष है डॉक्टर साहब। ना तो वो अपने यहाँ, सरकार ने बड़े आसानी से कह दिया कि अब जो किसान है वो अपने यहाँ जो है वो भंडारण कर सकता है। डॉक्टर साहब, कितना प्रतिशत किसान है, जो छोटा किसान है, जो 2 एकड़ का किसान है, जो 80-85% है इस देश का, वो अपनी फसल को पैदा करने के बाद उसको भंडारण करके 6 महीने बाद बेचने की स्थिति में होगा? ईमानदारी से इस देश का किसान बताए। ये सवाल मैं राजनेताओं से भी नहीं कर रहा हूँ। राजनेता तो अपनी पॉलिसी जिसके लिए बना रहे हैं बना रहे हैं, हम और आप जैसे लोग अपनी चर्चाओं में उन बातों की बात करेंगे, लेकिन आम साधारण जो किसान है, जो गरीब किसान, गुरबा किसान, जो आज की तारीख में जिसको ये सपना दिखाया जा रहा है कि तेरे लिए मैंने पता नहीं क्या दुनिया बदल दी है, सरकार पता नहीं कितनी बढ़िया पॉलिसी लेके आई है, उस किसान को ये सोचना पड़ेगा कि आज अभी उसका गेहूं की फसल खत्म हुई है। ईमानदारी से जाके देखिए गांव के अंदर कितना प्रतिशत वो किसान है जिसने अपने यहाँ भंडारण किया है उस गेहूं का? नहीं कर पाया है। औने पौने भाव में, चाहे वो किसी चक्की पे बेच रहा है, चाहे मंडी में बेच रहा है, चाहे वो सरकार की सहकारी समितियों में बेच रहा है, वो अपनी उपज का 90% माल बेच चुका है, जो आज अब उन लोगों के पास में है जो इसके ऊपर कालाबाजारी करेंगे। आने वाले 2 महीने और 4 महीने में आप देखें किस तरह से परिवर्तन आएगा। तो किसान को इसका सीधा फायदा नहीं होने वाला, और उसका कारण है कि सरकार ने कोई तैयारी नहीं की, किसान को एजुकेट नहीं किया। एक मैकेनिज्म तो बना के दीजिए ना। आप कमोडिटी बाजार का एक व्यवस्था लेके आए, जहां पे आप करोड़ों अरबों रुपए का टर्नओवर करते हैं, लेकिन उसमें भी डिलीवरी का एक मैकेनिज्म है। आपने जब ई मंडी बनाई है तो आप मुझे बताइए उसमें डिलीवरी मैकेनिज्म कहाँ है? किसान को ये तो पता लग गया एक मोबाइल ऐप्स के जरिए के साथ चेन्नई में इस रेट पे माल की डिमांड है, लेकिन वो माल उस चेन्नई तक पहुंचेगा कैसे? वो मैकेनिज्म सरकार ने नहीं बनाया। ट्विटर पे ट्वीट करना व्यवस्था बनाना नहीं होता, व्यवस्था बनाना अलग बात होती है, ट्वीट करना अलग बात होती है। यह सरकार को समझना चाहिए। आप कहते हैं कि किसान को इसका फायदा नहीं होने वाला है, तो फिर किसको फायदा होने जा रहा है? वो कौन लोग हैं जिनके हक में
सरकार ने ये पॉलिसी बनाई है? देखिए, सीधे तौर पे ये देखा जा सकता है आज की तारीख में कि पिछले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, लगभग 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक पूंजीपति के हक में हुआ है, विदेश की कुछ कंपनियों ने किया है, जिसमें से एक जकरबर्ग है जो कि फेसबुक के हैं, जिन्होंने की सीधा सीधा जो अंबानी की एक कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। उसी कंपनी में लगभग 1.5 लाख करोड़ का निवेश पिछले कुछ दिनों में हुआ है। और वो निवेश इसलिए हुआ है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो खुदरा बाजार के लिए एक कंपनी है जो कि रिलायंस लाइफ के नाम से आ रही है, उसके लिए एक बाजार की व्यवस्था बनाई जा रही है। देखिए, सीधी बात समझनी हमें पड़ेगी कि उद्योगपति को एक परेशानी होती है जब व्यवस्था में कानून के हिसाब से उसे किसी कानून से दिक्कत होती है, तो सरकार और उद्योगपति मिल बैठकर एक रास्ता बनाते हैं जिसमें वो कानून खत्म कर दिए जाते हैं जिनसे उद्योगपतियों को दिक्कत होती है। मैं किसी एक उद्योगपति का नाम यहाँ नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं एक जनरल व्यवस्था बताता हूँ कि एक पूंजीपति जब किसी एक बाजार में आएगा जो एग्रीकल्चर बिजनेस से रिलेटेड आएगा, तो आज की तारीख में उसके ऊपर ये एक लीगल कंपल्शन है कि वो सीधा किसान से माल नहीं खरीद सकता। अब अगर वो किसान से माल नहीं खरीदेगा तो उसको देश भर में जो मंडियां हैं उन मंडियों में अपनी दुकान खोलनी पड़ेगी, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, मंडी समिति का कर देना पड़ेगा, राज्य और केंद्र सरकार के जो भी नियम कायदे हैं उनको फॉलो करने पड़ेंगे, जो लाल फीताशाही है उसको भी झेलना पड़ेगा और जो भ्रष्टाचार है उसको भी झेलना पड़ेगा। अब आज की तारीख में कॉर्पोरेट ये कह रहा है कि मैं इन सब काम को करने के लिए तैयार नहीं। तो नतीजा ये है कि वो कानून जिसकी वजह से उसे मंडी समिति में जाना है, उस कानून को ही खत्म कर दिया गया है। अब उसी कंपनी के उन्हीं पूंजीपतियों के जो एजेंट हैं, वो सीधा उस किसान के पास जाएंगे जो आर्थिक रूप से टूटा हुआ है, औने पौने में उसका माल खरीदेंगे और उनको कोई कानूनी बंधन उनके ऊपर नहीं होगा। वो चाहे जितना स्टॉक चाहे, आप देख सकते हैं जो अध्यादेश आया है अभी कल या परसों, उस अध्यादेश में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि आप कितना भी स्टॉक करें आपको उसके लिए रोका नहीं जाएगा। तो सवाल यह है कि ये जो व्यवस्था बनी है इसका सीधा लाभ अगर किसी को होगा तो वो बड़े पूंजीपतियों को होगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां एग्री बिजनेस के अंदर आ रही हैं उन लोगों को होने वाला है। आम गरीब किसान की सिर्फ लुटाई होने वाली है और उसको जम के लूटे जाने की व्यवस्था बन गई है। दूसरा जो अध्यादेश आया है डॉक्टर साहब, उसके भी ऊपर भी हमें गौर करना पड़ेगा और वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहली बार इस देश में इंट्रोड्यूस हो रही है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अब क्योंकि लीगलाइज हो जाएगी तो देश के किसान की पूरी परिस्थितियां बदल जाएंगी। हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस देश में पहले भी हुई है। पेप्सिको ने बहुत बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आलू की की थी। चिप्सोना नाम का आलू सबसे पहले यहाँ के किसानों को उगाया था। आप जान सकते हैं आंकड़ों से कि कितने किसानों को उसका लाभ हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ से रहने वाला हूं और हमारी सबसे बड़ी बेल्ट गन्ना बेल्ट है और आप देखिएगा कि जितना भी गन्ना किसान है वो 100% कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही कर रहा है। हर गन्ना किसान का कॉन्ट्रैक्ट है। बोने से पहले किस मिल को कितना गन्ना उसे देना है उसका बॉन्ड भरा जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। और एमएसपी के जरिए उसको रेट तय किया जाता है कि साहब ये रेट आप किसानों को देंगे। और पूंजीपतियों की स्थिति क्या है आप ये समझ सकते हैं कि दोराला जैसे मिल को अगर मैं छोड़ दूं जो कि अपवाद है अपने आप में, वहीं जो बड़ा जो सेगमेंट है, जो बड़ा क्षेत्रफल जो जिन लोगों के हिस्से में आता है, चाहे वो सिंभावली शुगर मिल हो और चाहे वो आपका बागपत शुगर मिल है जो कि मोदी ग्रुप में आता है, ये सभी ग्रुप वो हैं। इन मिलों की स्थिति ये है कि 2 साल का पेमेंट भी किसानों को नहीं हुआ है। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर रहे हैं और वो एमएसपी बेस्ड प्राइस परचेज भी कर रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि जिन जुमलों में सरकार हमें फंसाना चाहती है कि साहब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी, किसान की किस्मत बदल जाएगी। साहब बाजार की व्यवस्था खोल दी है, अब मेरठ का किसान बंबई में अपना माल बेच लेगा। ये कागजी घोड़े हैं, ये ट्विटर की राजनीति है, इसका ग्राउंड से कोई लेना देना डॉक्टर साहब नहीं। अभी जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है वो गन्ने की फार्मिंग से कैसे अलग है? जैसे गन्ना किसानों के साथ जो फार्मिंग हो रही है उसका फायदा तो किसान को मिलता है, सरकार रेट तय करती है, सरकार रेट दिलाने की गारंटी लेती है, सरकार गारंटी लेती है कि उसकी फसल बिकेगी।
सरकार ये एश्योरेंस देती है। अगर किसान को खुले बाजार में छोड़ दिया जाएगा और मिलों को ये आज़ादी होगी और किसान को ये आज़ादी होगी कि वो कहीं भी अपना गन्ना बेचे और कहीं से भी कोई चीनी मिल खरीदे, तो सारी मिलें आपस में तय करके, बातें करके, और वो उसका जो प्राइस है वो नीचे ले आएंगी। इससे तो किसान को नुकसान होगा। तो ये तो फायदे की स्थिति है। देखिए डॉक्टर साहब, यही हम कहना चाह रहे हैं। ये जो फायदे की स्थिति हमें थोड़ी सी लगती है गन्ने में, इसीलिए मैंने ये उदाहरण भी दिया कि हमारा आम किसान उसे समझ सके कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्चुअली में वो मिल से नहीं होता। हमारा जो गन्ना सहकारी समितियां हैं, जो किसान की समितियां हैं, हमारा उनसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनसे सरकार का होता है, सॉरी मिल मालिकों का होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ भी किसान का बहुत बड़े पैमाने पे शोषण हो रहा है। हम लोग गन्ना किसान ये लड़ाई जीत चुके हैं कि हमें हमारी जो उपज है उसका दाम सही तरीके से दिया जाए। अगर वो दाम समय से ना मिले तो सरकार, जो मिलें हैं, उनको हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भारत का किसान जीत चुका है। लेकिन जब सरकार बीच में आती है तो वो अध्यादेश जारी कर देती है। वो चाहे सरकार अखिलेश यादव की हो, चाहे वो सरकार योगी आदित्यनाथ की हो, वो किसी की भी सरकार हो, आज तक इस देश में जो हम लोग जो हैं, हम गन्ना किसानों को एक फूटी कौड़ी इंटरेस्ट की नहीं है। तो एक तो ये नेक्सस है जो समझना पड़ेगा। लेकिन ये बात सही है कि एक श्योरिटी हमें जरूर हो जाती है कि भाई अगर हमने 10 बीघे गन्ना बोया है तो ये 10 बीघे गन्ना हमारा फलानी मिल को चला जाएगा, उस मिल के सेंटर लगेंगे, हमारी तोल वहां से हो जाएगी। लेकिन इस एश्योरेंस के अलावा हमें ये एश्योर्ड नहीं है कि हमारा पेमेंट हमें कब मिलेगा, 1 साल में मिलेगा कि 2 साल में मिलेगा। हमारा जो पेमेंट हमें समय से नहीं मिल रहा है उसके ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, बावजूद इसके कि हम कानूनी लड़ाई जीत चुके हैं। नंबर 3 कि जो मील है वो अपनी मनमर्जी से जब चाहता है तब चलाता है, और जब चाहता है जब मील को बंद कर देता है, चाहे किसान का गन्ना उस मील में गिरा है कि नहीं गिरा। आप आज की तारीख में देख लीजिए कि अक्टूबर में जो मील है वो लगभग 1 या 2 मील चल पाते हैं, 90% मील है जो नवंबर में चलने लगे। जबकि शुरुआत में अगर अक्टूबर में सही समय पे गन्ना ये मील चल जाए तो अगेती जो वेराइटीज हैं उनका समय पे गिर जाए और गेहूं हमारा समय पे टूट जाए तो हमारी गेहूं की पैदावार बढ़ती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मिलों को लेट चलाया जाता है, जल्दी बंद कर दिया जाता है। डिमांड पर्ची जो दी जाती है, जो बॉन्ड दिए जाते हैं, वो मिल मालिक अपनी सुविधा के अनुसार दे रहा है। किसान का हित तो उसमें कहीं है नहीं। किसान को तो जो बाकी फसलें हैं, क्योंकि उसमें तो कुछ भी कहीं कोई एश्योरेंस नहीं है, इसलिए हमें ये लगता है कि भागते भूत की लंगोटी सही है। तो भाई चलो गन्ना बोलो, पक्की फसल है, खराब नहीं होती, भाई देर सवेर पैसे हमें मिल जाएंगे। तो गन्ना किसान अपना गन्ना डाला जा रहा है। लेकिन कुल मिला के आर्थिक रूप से जितना शोषण गन्ने किसान का हो रहा है इस प्राइवेटाइजेशन में, ये शोषण 10 गुना बढ़ जाएगा जिस दिन सरकार की नई नीति लागू हो जाएगी। क्योंकि जो थोड़ा बहुत सरकारी कंट्रोल आज की तारीख में है इन मिल मालिकों पे, ये भी खत्म हो जाएगा। और गन्ने में तो ये सरकारी दखल है हल्का फुल्का, जो मौजूदा अध्यादेश सरकार लेके आई है, जो बाकी फसलों के लिए जो सरकार अध्यादेश लेके आई है, इसमें तो कहीं सरकार का दखल ही नहीं है। तो किसान पूरी तरह से छोड़ दिया गया है ओपन बाजार की व्यवस्था में, जहां बड़े बड़े पूंजीपति लोग किसान को बहुत बड़े पैमाने पे उसका शोषण करने वाले हैं। इसके लिए किसान वर्ग को तैयार रहना चाहिए। ये कहा जाता है भारती जी आमतौर पर कि किसान परंपरागत ढंग से खेती करता है, नए तौर तरीके नहीं अपना रहा है, जिसकी वजह से मुनाफा नहीं हो रहा। आप प्रगतिशील किसान हैं, आप नए तौर तरीकों से खेती करते हैं, तो आप कितना अलग पाते हैं खुद को? आप डेयरी चलाते हैं, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोई स्कोप है? डेयरी की क्या स्थिति है इसमें इस समय? देखिए डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर किसान फसलें शिफ्ट करे, जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि साहब गन्ना नहीं बिक रहा है, तो गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो गन्ना ज्यादा पैदा हो रहा है, किसान ज्यादा उगा रहे हैं, अगर कम कर दें, दूसरी फसलों में शिफ्ट करें। या अभी हमने देखा कि हरियाणा में सरकार ने धान की फसल पर रोक लगाने की बात कही। तो ये क्या है? क्या फसलों को शिफ्ट करने से किसान का मुनाफा बढ़ सकता है, उसकी जिंदगी बदल सकती है?
देखिए डॉक्टर साहब, हमें बुनियादी चीजों पे लौटना पड़ेगा, हम चाहें या ना चाहें। हमें ये जरूर समझना पड़ेगा, एक किसान के तौर पे मैं अब बात कर रहा हूँ, कि सिर्फ उत्पादक जब तक हम बने रहेंगे तब तक चीजें हमारे लिए बद से बदतर होंगी, वो बेहतर नहीं होंगी। चाहे हम फसल कोई भी लगा लें, चाहे हम पशुपालन कर लें, चाहे हम मुर्गी पालन कर लें, मछली पालन कर लें, जब तक हम उद्योगपति के तौर पर ये नहीं सोचना शुरू करेंगे कि मेरे पास जो किसान, जो खेती के लिए जो मेरी जमीन है, चाहे वो 10 बीघे जमीन है, चाहे वो 100 बीघे जमीन है, ये मेरी फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में मैं जो कुछ भी उत्पादन कर रहा हूं, इस उत्पादन को अब मुझे अपनी शर्तों पर बेचना है। जिस दिन तक भारत का किसान ये मानसिक बदलाव अपने अंदर नहीं करेगा, तब तक परिस्थिति नहीं बदलेगी। अब मैं अपने आप से ही आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। मैं एक पशुपालक हूं और मैं 80 गायों की डेयरी कर रहा हूं। लेकिन जिस दिन मैंने डेयरी शुरू करी, उसी दिन मैंने तय करा कि मैं अपने दूध की खुद मार्केटिंग करूंगा, अपनी ब्रांड से अपने दूध को बेचूंगा। आज मेरठ शहर में मैं जितना भी दूध मेरे यहाँ पैदा होता है, लगभग 2.5 से 3 कुंटल दूध, वो मैं अपने ब्रांड से मेरठ में होम डिलीवरी करता हूँ, मेरठ में घर घर पहुंचाता हूँ। और उसमें मेरा अपना कीमत है जो मैंने तय करी है, उसे ना सरकार ने तय करी, ना बाजार ने तय करी। मैं गाय का दूध 56 रुपए लीटर के हिसाब से अपने ग्राहकों के घर भिजवाता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ एक पशुपालक हूं और मैं डेयरी चला रहा हूं, तो अब उस डेयरी पशुपालक की स्थिति को समझिए कि वो जो डेयरी पशुपालक है, वो जो डेयरी चलाने वाला है, जो पशुपालक है, उस पे चाहे 2 गाय हैं, चाहे उसके पास 100 गाय, उसके पास सिर्फ 2 व्यवस्था बचती है। नंबर एक, या तो वो मेरी तरह अपने दूध की मार्केटिंग करे, जो कि इस देश के ज्यादा बड़े जो किसान वर्ग है उसके लिए संभव नहीं है। 1 या 2% किसान इस परिस्थिति में हो सकते हैं कि अपने दूध की मार्केटिंग करें और बेच पाएं। तो 90% जो किसान है मैं वो आपसे ये कहाँ जानना जाएगा? वो पराग जैसे दूध संघ पे जाएगा डॉक्टर। नहीं, मैं आपसे ये और जानना पराग चाहता जैसा हूँ। दूध संघ लॉकडाउन से पहले 34 रुपए लीटर में दूध खरीद रहा था, आज 22 रुपए लीटर में दूध खरीद रहा है। तो वो जो किसान है, जो डेयरी का किसान है, वो बर्बाद हो चुका है इस लॉकडाउन के अंदर, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। एक औसत लागत जो आती है दूध को पैदा करने की, वो 30 रुपए प्रति लीटर आती है, वो चाहे मैं पैदा करूं, चाहे कोई आम किसान पैदा करे। और अगर उसकी किसान की वो औसत लागत भी किसान को नहीं मिल रही डॉक्टर साहब, तो वो कैसे सर्वाइव करे? जी जी भी यही कह आप रहे हैं सरकार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार भी यही कह रही है बार बार कि वो लोकल को वोकल बनाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। बजट में ऐसे प्रावधान उन्होंने किए, तो सरकार का कहना ये है कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब जी आप ये कहते हैं कि बाजार में खुद अपना प्रोडक्ट बेच सके किसान, अपना भाव खुद तय कर सके, इसी तरफ तो बढ़ रही है सरकार, फिर नुकसान कहाँ है? मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब, सरकार ने कहा कि किसान पूरे देश में अभी जो बदलाव किए हैं उनमें कहा कि पूरे देश में कहीं भी ले जाकर के अपना माल बेच सकता है किसान। ये लिबर्टी हम दे रहे हैं जो अब तक नहीं थी। तो आप भी यही कह रहे हैं कि जी डॉक्टर साहब, मैं अपनी बात को एक उदाहरण से देना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा जी कि सरकार ये कहे कि साहब इस देश का हर बच्चा एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहिए, ताकि हम पे इतने डॉक्टर हों कि साहब हम पूरी दुनिया को मेडिकल लाइन में, हम पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ी पावर हो जाएं और हम पे 100 करोड़ डॉक्टर होने चाहिए। ये एक सपना सरकार ने सजोया और लोगों से कह दिया। लेकिन ना तो प्राइमरी स्कूल है, ना इंटर स्कूल है, ना कॉलेजेस हैं, ना लैब हैं, ना बायोलॉजिकल लैब्स हैं, ना कोई बौद्धिक संपदा किसी को दी जा रही है, ना हम पे किताबें दी जा रही हैं। तो आप डॉक्टर बनेंगे कैसे? मेरा सवाल सरकार से सिर्फ मैं बहुत छोटा सवाल है सरकार। मैं तो कह रहा हूं कि सरकार की मंशा पे मुझे कोई शक नहीं है। सरकार तो अच्छी बात कर रही है कि सरकार चाहती है कि किसान स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, किसान बहुत तरक्की करे। लेकिन उस तरक्की को करने के लिए जो किसान को जो बुनियादी जरूरत देनी थी, वो प्राइमरी स्कूल कहाँ है जहाँ वो कम से कम अक्षर ज्ञान ले सके किसान। मैं किसान के उस अक्षर ज्ञान के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा हूं कि क्या सरकार ने
किसान के लिए वो प्राइमरी स्कूल खोला है जहां किसान अपने आप को उसके लिए तैयार हो, नहीं खोला है। किसान को बिल्कुल, पहले किसान एक नदी में तैर रहा था डॉक्टर साहब, अब किसान को उस नदी में से निकाल के समुंदर में फेंक दिया गया है कि जितना तैर सके तैर ले तू, मैंने तुझे समुंदर में पहुंचा दिया है। सवाल ये नहीं है, अभी हम नदी पार करना भी हमने नहीं सीखा है। भारत के किसान की जो शिक्षा की जो स्थिति है वो बहुत खराब है, दयनीय है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे पास नहीं है। जो आधुनिक जो बुनियादी सेवाएं हमें देनी थी वो हमें नहीं दी गई है। हमारे लोगों को अभी भी डिजिटल युग के साथ जोड़ने की जो एक कोशिश है वो नहीं हुई है। आप देखिए कि बुनियादी स्तर पे पंचायतों तक के पास वो डिजिटल इंडिया की मैपिंग 6 साल में नहीं पहुंची है, जो सरकार का सपना है। तो सरकार जो कह रही है और जो ग्राउंड की हकीकत है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है, और उसके बारे में सरकार सोच नहीं रही। सरकार ने जो कृषि के लिए बजट निर्धारित किया डॉक्टर साहब, वो पूरा खर्च नहीं हो पा रहा। जो कृषि विभाग में जो लोग डिप्यूटेड हैं, जो अलग अलग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में जो रिसर्चेस की जा रही हैं, वो किसानों तक सरकार नहीं पहुंचा पा रही है, पूरी तरह से फेल है उस चीजों में। तो सिर्फ ये कह देना कि हमने बाजार खोल दिया और किसान आत्मनिर्भर हो जाएगा, ये ऐसा ही है कि मैंने ट्वीट कर दिया कि इस देश के सभी लोग शिक्षित हो गए बगैर प्राइमरी स्कूल खोले। आपको क्या लगता है कि अब क्या होने वाला है इन बदलावों के बाद किसान को लेकर हम के? हम किसान के तौर पर निश्चित तौर पर हमारा एक बड़े शोषण का काल आने वाला है, और इस शोषण का आधार हमारी आर्थिक कमजोरी बनेगी। क्योंकि हम किसान आर्थिक रूप से टूटे हुए हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, शैक्षिक रूप से कमजोर हैं, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम लोग बहुत अच्छे नहीं हैं। इसलिए जो पूंजीपति वर्ग इस देश का है, जो सामर्थ्य है सरकार की नीति बदलने में, जो सामर्थ्य है टेक्नोलॉजी में, जो सामर्थ्य है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, वो जो पूंजीपति वर्ग है वो एक बड़े शोषक के तौर पर आएगा। और कंसोलिडेशन ऑफ वेल्थ जिसे हम कहते हैं, जो पूंजीवाद का एक बुनियादी चरित्र है कि बड़े लोगों पे से पूंजी हटा के किसी एक व्यक्ति के पास पूंजी का संचयन हो जाना, जो पूंजीवाद का एक रूप है, उसका एक भयानक रूप हम देखेंगे। और जो 60-70% लोग जो गांव देहात में हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं का शोषण इस व्यवस्था में होने वाला है, क्योंकि सरकार ने कोई बुनियादी काम किसान के लिए नहीं किया है। जो भी नीति बनाई है वो 100% वो नीति सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति और पूंजीपतियों को सहायता और उन्हें फायदा देने वाली है। किसान का इसमें कोई भला नहीं होने वाला। एक और छोटी सी बात मैं अपनी कह के उसको विराम दूंगा डॉक्टर, कि जो हम लोग बात करते हैं कि हमने बहुत कुछ परिवर्तन कर दिए अपने अंदर, बहुत कुछ हमने टेक्नोलॉजी में चेंजेस कर दिए। ईमानदारी की बात यह है कि हमारे कुछ आंकड़े हमें डरा रहे हैं। 2014 में हमारा जो औसत था, जो फार्मलैंड साइज है, वो लगभग 1.2 हेक्टेयर के आसपास था डॉक्टर। 2017 में 16 में वो घट के हुआ 1.2, और आज वो गिरकर हो गया है 1.1 हेक्टेयर। 1.1 हेक्टेयर की छोटी जोत हमारे पास रह गई है। तो हमारा जो एग्रीकल्चर में जो हमारी जो खेती की जमीन है एग्रीकल्चर की, वो सुकड़ती जा रही है। जो जीडीपी में जहां एक तरफ हमारा 18% का आंकड़ा था 2016-17 में, वो 2018-19 में घट के 15% रह गया है। हमारी हर जगह हम गिरावट में हैं। तो ऐसे में सुधार कैसे होगा ये समझ पाना मेरे लिए मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि किसान, आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि किसानों के लिए जो फैसले सरकार ने लिए हैं और अच्छे बताए हैं उनसे भला होने वाला है? हम इन मुद्दों पर और भी बात करेंगे और भी बहस करेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से सरकार कह रही है कि वो बड़े पैमाने पर एक देश एक बाजार की पॉलिसी लागू कर रही है, तो क्या जो उपभोक्ता हैं, जो कृषि उत्पाद खरीदते हैं, उनको कोई फायदा होने जा रहा है इस नीतियों से? उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, हमें एक जो हमारे आसपास जो उदाहरण हैं
उसी उदाहरण से इस व्यवस्था को समझना पड़ेगा डॉक्टर। सबसे पहली बात यह है कि सरकार के तौर पर जब सरकार ये कहती है कि एक बाजार व्यवस्था वो लागू करेगी, तो मेरा सरकार से कुछ 2-3 बुनियादी सवाल है। क्या सरकार एमएसपी जो स्वामीनाथन आयोग का जो फॉर्मूला है, उसके आधार पे एमएसपी को लागू रखेगी इस देश में? अगर सरकार ये कहती है, एश्योर करती है, तो फिर मेरा सरकार से एक दूसरा सवाल है कि जो डब्ल्यूटीओ के अंदर हमारा कमिटमेंट है कि आने वाले कुछ सालों में हम एमएसपी की व्यवस्था को खत्म कर देंगे, जो जो बाकायदा भारत सरकार का कमिटमेंट है, सरकार पीछे नहीं हट सकती उससे। तो अगर एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तो फिर किसान का हित कैसे संरक्षित रहेगा, ये हमें सरकार समझाए। बिल्कुल बुनियादी सवाल। सरकार जो कह रही है, मैं कह रहा हूं बार बार कि सरकार जो कह रही है, उसके कहने की मंशा पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है और ना ही सरकार पूरा सच किसानों को बता रही है। सरकार एक बाजार बनाएगी, कैसे बनाएगी, उसकी व्यवस्था हमें बता दीजिए। क्या इस पूरे देश में एक रेट पर सरकार माल बेचेगी? पेट्रोल तो पूरी तरह से सरकार का अपना उत्पाद है, पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है। क्या पूरे देश में जो पेट्रोल का जो बेचा जाने की कीमत है, क्या वो पूरे देश में एक है? नहीं है। तो ये जो शेख चिल्ली का ख्वाब सरकार दिखा रही है, ये शेख चिल्ली का ख्वाब जो है, इसे मेरे ख्याल से इस देश को बचना चाहिए। ऐसा कोई चीज संभव नहीं है प्रैक्टिकली कि आप किसी एक रेट पे एक बाजार की व्यवस्था को बना दे। और अगर सरकार के पास ऐसा पूरी दुनिया की किसी अर्थव्यवस्था में उदाहरण है, तो मैं वो उदाहरण देखना चाहूंगा जिस मॉडल पे सरकार इस देश को लेके जाना चाहती है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हमने बहुत देख लिए डॉक्टर साहब, हमने बहुत सारे सपने देखे हैं 6 साल से। डिजिटल इंडिया हो जाएगा, करेंसी खत्म हो जाएगी, हमें नोट नहीं चाहिए। आज नोटबंदी के बाद आपके पास आंकड़े मौजूद होंगे कि आज हम लगभग दुगनी करेंसी छाप चुके हैं ऑलमोस्ट, और डिजिटलाइजेशन कहीं हो नहीं रहा है। तो शेख चिल्ली के जो ख्वाब हैं, इस ख्वाब से इस देश का भला नहीं होने वाला। माफ करें। मैनेजमेंट की एजुकेशन हासिल करने के बाद खेती को पेशा बनाने वाले मनीष भारती इस बात से सहमत नहीं है कि सरकार ने जो नीतियां लागू की हैं, जो बदलाव किए हैं नीतियों में, जिनको सरकार लगातार बता रही है कि वो किसानों के हक में है, उनकी ज़िंदगी बदलने वाले हैं, मनीष भारती उससे सहमत नहीं है। मनीष जी आधुनिक ढंग से खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, साथ में खेती को सपोर्ट देने के लिए डेयरी भी चलाते हैं और बहुत सारे किसानों से जुड़े हुए हैं और अपने प्रोडक्ट को, अपने डेयरी प्रोडक्ट को मार्केट में खुद सेल भी कर रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं। इस देश में कितने किसान होंगे जो इतने मोर्चों पर काम कर रहे होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अगर मनीष भारती जैसे प्रगतिशील किसान, जिनके पास बहुत सारे आयाम हैं, खेती से जुड़े कई सारे काम हैं और जो अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक खुद ले जा रहे हैं, वो सहमत नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है, तो सरकार को कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि जो नीतियां फ्रेम की गई हैं वो किसके फायदे में हैं, किसके हक में हैं और किसका इससे नुकसान होने वाला है। इस पर हमारी बातचीत आगे जारी रहेगी। आगे के कुछ एपिसोड में फिर हम मनीष जी से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मनीष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।